हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है आपके लिए HAP का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर सेकंड है। अब चैप्टर सेकंड में अगर बात की जाए तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हमको पढ़ना है और मीन्स सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के जो कंपोनेंट है, मीन्स किन चीज़ों से मिलकर बना है, सेल के अंदर क्या रहता है और उनके क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में ये क्या है आपके सिलेबस में है। तो अब इस सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो हम आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो बात करते क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर के पहले भाई इसकी डिस्कवरी कैसे करते हैं, कैसे हुई। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जो माइक्रोस्कोप बना रहे थे। माइक्रोस्कोप बना के माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क के टुकड़े की स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करके उनको कुछ जो है बहुत माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे से क्या मिले, कुछ सेल्स दिखाई दी। तो उससे क्या है मीन्स उन्होंने जो डिस्कवरी की वो काहे की मीन्स किसी सेल की। सेल क्या है, एक तरह का क्या है इंग्लिश वर्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कह लें या स्ट्रक्चर ऑफ कोशिका कह लें। तो इन्होंने किसकी, एक कोशिका की क्या की डिस्कवरी की। किसने, रॉबर्ट हुक ने। यही एक वजह है सेल का इंग्लिश वर्ड क्या है सेल, हिंदी वर्ड क्या है कोशिका, बायोलॉजिकल वर्ड क्या है, बायोलॉजिकल वर्ड है साइटो। इसीलिए जो रॉबर्ट हुक हैं उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं। मीन्स इन कोशिकाओं को फर्स्ट डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। वो अलग केस है कि भाई कोशिकाएं जो थी वो डेड थी। बाद में फिर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हुआ, एडवांस माइक्रोस्कोप आए, फिर उससे जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं इन्होंने क्या लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना जब भी आता है, अगर सिर्फ फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछते हैं या किसने डिस्कवरी की सेल की उसकी बात की जाए तो रॉबर्ट हुक की। लेकिन अगर वहीं पे लिविंग सेल की बात आ जाए, लिविंग सेल की बात, तो वहां पे कौन साइंटिस्ट हो जाएंगे हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वो हो जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से इन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व की। मीन्स लिविंग सेल के फादर कौन थे, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और डेड सेल की कॉर्क के पीस से किसने की, रॉबर्ट हुक, इन्होंने की। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, कैसे डिस्कवरी हुई। अब एक बात करते हैं कि जब सेल की बात कर रहे हैं तो, और सेल किसका, ह्यूमन बॉडी का। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है भाई ह्यूमन बॉडी की, स्पर्म जो है क्या, वो होते हैं स्मॉलेस्ट सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो फिर लार्जेस्ट सेल की बात करें, मींस बिगर साइज, सबसे बड़ी साइज का सेल कौन सा होता है, ओवम होता है। कौन होता है, ओवम होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम वर्ड की बात करें, मान लिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन हुआ तो सेल कौन सा होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग ऑफ ऑस्ट्रिच। फिर वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरियल सेल, राइट, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगी। तो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल हम एक बार स्ट्रक्चर सेल देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम एनिमल या ह्यूमन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर सेल सबसे। अगर यहीं पे प्लांट सेल होता तो क्या हो जाता है, सेल वॉल हो जाती है ना, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती। तो सेल मेम्ब्रेन, इनके एक एक करके हम फंक्शन फीचर सब अंदर देखते रहेंगे। बस ये देख लो क्या क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन से शुरू किया, फिर अंदर क्या है, एक लिक्विड भरा है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म है। फिर भाई क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होता है जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो मीन्स जो है इसके दो साइड होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। फिर एक लाइसोसोम होता है, सबसे खतरनाक इंसान होता है किसमें, सेल के अंदर में। फिर राइबोसोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, गाल्जी अपरेटस होता है। और ये क्या है भाई, वैक्यूल्स होती हैं, है ना। तो आगे चल के है मीन्स इसमें क्या है, एक वैक्यूल्स मिसिंग है, वो आगे देख लेंगे हम लोग। ठीक भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने देख लिया। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्या, लिविंग सेल। तो यूनिट क्यों बोलते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। किसका,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये अब आप समझो कि जैसे सपोज करो, जैसे जिस रूम में मैं हूँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ, या जिस रूम में आप हो जहाँ से पढ़ रहे हो, जो जहाँ पे खड़ा कोई बिल्डिंग देखो, उस बिल्डिंग की अगर यूनिट की बात करें तो क्या होती है? एक ईंट होती है। एक एक ईंट मिल मिल के एक दीवार बन जाती है, फिर दूसरी दीवार बन गई, फिर ईंटें मिली, तीसरी बन गई, चौथी बन गई, फिर मिलते मिलते क्या छत बन गई। इस तरह से पूरी बॉडी। ठीक उसी तरह से छोटी छोटी सेल्स इकट्ठा हुई, बन गए टिश्यू, टिश्यू इकट्ठा हुए बन गए ऑर्गन, ऑर्गन इकट्ठा हुए बन गई पूरी बॉडी, है ना। तो इसी तरह से, इसीलिए यही एक वजह इनकी। अब ये बात किसकी हो गई? स्ट्रक्चरल यूनिट की। ये तो हमें समझ में आ गया ना। अब ये क्या भाई, छोटी छोटी चीज मिलकर स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया। अब ये कहते हैं फंक्शनल यूनिट की बात भी। तो भाई अब आप सोचो, जैसे मैं बोलता हूं कि हम सांस ले रहे हैं, तो हम में कौन आता है? हमको हम बनाया किसने? या मुझको मैं हूं, ये किसने बनाया? छोटी छोटी सेल से। तो जो कुछ भी हमारी बॉडी में हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो सेल्स की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हम XYZ सेल्स, अलग अलग तरह की, अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की सेल्स होती हैं, है ना। छोटी सेल्स, लंबी सेल्स, बड़ी सेल्स अलग अलग हमारी बॉडी में होती। जैसे अगर हम बात करें, जैसे न्यूरोनल सेल्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स की सबसे लंबी सेल्स होती है ना। तो इस तरह से करके पूरी बॉडी में बनी हुई है। तो उनकी हर किसी का अलग अलग अपना काम होता है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं हम, जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी सेल्स कर रही हैं। यही एक वजह है कि फंक्शन ऑफ क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, हमको ये चीजें समझ में आने लगेंगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या आपके घर का कोई मेंबर हो, या जिसमें भी जान है, जो कुछ भी बना है वो सब छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। ठीक। सेल मेक्स, देखो सिंपल चीज है, सेल मेक्स टिश्यू और टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हम अभी बात कर रहे थे, एक एक ईंट मिलके एक दीवार बनती है, फिर दूसरी दीवार, तीसरी, इस तरह करके बंगलो बन जाता है बड़ा सा, है ना। इसीलिए जैसे एक ईंट को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं एक बंगले का, वैसे ही एक सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। ठीक। तो ये हो गई भाई कि इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट की। एवरी सेल्स एंड बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन की कमी लग रही है तो वो क्यों लग रही है? क्योंकि हमारी सेल्स ने डिमांड की है, हमारी सेल्स को जरूरत है। देखो यहाँ पे क्या है, सेल को जरूरत है, हमारी सेल्स को जरूरत है ऑक्सीजन की, इसीलिए हमको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ रही है। हमारी सेल्स को पानी की जरूरत है, तो हमें प्यास लगनी शुरू हो जाएगी और फिर क्या, हम पानी पीना शुरू करेंगे। यानी हम जो फंक्शन कर रहे हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन? हमारी सेल्स हैं। यानी कि अब जैसे देखो एग्जांपल में क्या दिया भाई, बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स, रिलीज द एनर्जी फ्रॉम फूड। अब कैसे एनर्जी रिलीज करेगा ये भी हम आगे बात करेंगे। सेल कैरीड आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कैरीड जेनेटिक मटेरियल। भाई जाहिर सी बात है, सेल क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जो भी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी फीचर्स, भाई जेनेटिक मटेरियल अगर कैरी कर रहा है, इसका क्या फंक्शन? जैसे सपोज करो ये पेरेंट है, पेरेंट क्या करेंगे? ये अपने हेरिडिटरी फीचर्स किसको दे देंगे? अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होती है यानी अपने बच्चों को दे देते हैं हेरिडिटरी फीचर्स। तो ये कहां से, जो हेरिडिटरी कोडिंग है डीएनए की, वो आगे जाके क्या करते हैं? ये करते बढ़ाते रहते हैं। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न ऑफ स्टडी ऑफ सेल, जो हम अभी बात कर रहे थे भाई। दिस इज क्या? व्हाट? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? ये भी साइंस की एक ब्रांच है जिस ब्रांच में हम सेल्स की स्टडी करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं भाई सेल थ्योरी की। भाई हाँ भाई, हमने सेल की बात कर ली। रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या की थी भाई? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब सेल की थ्योरी, भाई ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट आई तो आई कहां से? इसकी खोज किसने की? क्योंकि लोगों ने तो सेल की खोज कर दी थी भाई, हाँ ये कोशिका होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है कैसे पता? तो एक भाई साइंटिस्ट थे स्लाइडन और एक थे स्वान। स्लाइडन ने प्लांट सेल में और स्वान ने एनिमल सेल में क्या की थी? थ्योरी दी थी अपनी। दोनों लोगों ने साथ काम किया था और बाद में थ्योरी का कंक्लूजन जो दोनों लोगों ने निकाला वो ये निकाला कि भाई जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है? बॉडी। कोई भी ऑर्गन, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है? ऑर्गन,
बॉडी सेल्स। फिर क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सीधी सी बात है, अराइज जो हम अभी आप बात कर चुके। दूसरी चीज क्या, जो नई सेल्स बनती हैं वो कहां से बनती हैं? नई सेल्स बनती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। जैसे देखो क्या पॉइंट क्या है, न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मींस क्या, एक ये सेल है तो नई सेल बननी है तो कैसे बनेगी? न्यू एग्जिस्टिंग सेल पहली सेल से, यानी कि क्या होगा, इनका विभाजन होगा आपस में, यानी इनका डिवीजन होगा, सेल डिवीजन। जो भी नई सेल्स बनेंगी कहीं आसमान से कूद के नहीं आएंगी, जो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वहीं से ये क्या करेंगी, जनरेट होंगी, मीन सेल डिवीजन होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसे हमारी बॉडी में एक्सेप्शंस भी हैं जहां सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे न्यूरॉन्स, न्यूरोनल सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। अब सेल डिवीजन अगर नहीं होगा, और कुछ जगह जहां बहुत फास्ट होता है, जैसे हमारी लीवर, लीवर में क्या कहते हैं, लीवर आपका 75% लीवर भी अगर आपका खराब हो जाए तो भी आप सरवाइव कर सकते हो, या काफी कुछ डैमेज हो जाए, कुछ टुकड़ा टूट जाए अगर लीवर सेल का, या मान लिया यहां पे है घाव लग गया, घाव लग गया तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद घाव भर जाता है। मींस सेल डिवीजन होके जो जगह खाली हो गई थी, घाव लग गया था, वो घाव भर गया। लेकिन हमारे न्यूरॉन्स में अगर एक बार चोट लग गई, एक बार चोट लग गई और वहां की सेल डेड हो गई, तो वहां रीजनरेशन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता है वहां पे। ठीक, तो जो है वो है। मींस किसी न्यूरॉन में अगर कोई मैसेज है और वो न्यूरॉन मर गया तो मैसेज डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, उसको आप फिर रिकवर नहीं कर सकते। ठीक, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो सिमिलर स्ट्रक्चरल फंक्शनल बट नॉट द आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। हम आते हैं भाई, फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के कंपोनेंट्स। भाई हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखी अभी, तो कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो मेजरली 3 कंपाउंड जैसे साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। ठीक, इसमें हम बांट देते हैं इसको, और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। चलो भाई ऑर्गेनेल्स भी ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो स्टार्ट से चलते हैं। स्टार्ट से देखो स्ट्रक्चर फिर से देखो एक बार, फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखो तो क्या देखते हो कि पॉइंटर ले लेते हैं। सबसे पहले मान लिया एक रूम है। ठीक, एक रूम है, इस रूम को हमने मान लिया कि ये सेल है। अब ये मान लिया सेल, तो सबसे पहले क्या आएगी, दीवार। दीवार आएगी। भाई ये रूम क्यों है, क्योंकि ये रूम सराउंडिंग से इसकी जो चारों तरफ की दीवारें हैं, इसकी जो छत है, इसकी जो फ्लोर है, ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे अलग करता है, उससे अलग करता है बाहरी एटमॉस्फेयर से। अब बाहर अगर सपोज करो बहुत ठंडी हो, तो बाहर ठंडी बहुत है लेकिन ये रूम क्या है, क्लोज्ड है, तो सारी की सारी ठंड अंदर आएगी क्या, नहीं आएगी। बाहर धूप बहुत तेज है तो रूम हमको क्या, शेड देगा। कुल मिला के बात को समझो। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, अब तूफान आ जाए तो क्या कमरे से कोई बाहर भाग जाएगा क्या उड़ के, तूफान से रोक लेगा। तो कुल मिला के जो काम ये रूम कर रहा है हमारे लिए, वही काम सेल मेम्ब्रेन कर रही है। इसके अंदर जो कुछ मटेरियल अवेलेबल है, जो कुछ है वो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक, तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, और डिटेल में भी देखेंगे। फिर बात करते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस, मास्टरपीस है ना, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, एक्सक्यूज मी। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई, कोशिका झिल्ली। ठीक, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, हमारी ये झिल्ली है, हमारा ये रूम है ना। अब ये क्या है, थिन मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब सेल में होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करता है, सराउंडिंग से, जो हम अभी बात कर रहे थे, सराउंडिंग से के एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करती है। अंदर जो भी कंटेंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है। दूसरा, शेप, एक शेप रहता है, एक लिमिटेड शेप रहता है। जैसे हमारी कवरिंग की बात करें, हमारे सेल मेम्ब्रेन की बात करें, पूरी बॉडी की, तो ये स्किन एक शेड में है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। दूसरा भाई, कहीं कुछ भी आना जाना है कहीं से, तो वो सेल मेम्ब्रेन से होके, मीन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये नहीं कि अगर भाई दरवाजे सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कुछ भी बाहर का उड़ के चला आएगा, अंदर का कुछ भी बाहर चला जाएगा, परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, कंट्रोल द पास, कुछ भी अंदर आ रहा है कुछ भी बाहर आ रहा है, वो क्या,
कंट्रोल्ड मैनर में होगा। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में भी टाइप कीजिए, बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं मेरे लिए, ठीक, लेकिन मैं ट्रांसलेट कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलने की। आप हिंदी में जो मैं बोलता हूँ आप उसको सुन लो और हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप लिख डालो, ठीक, समस्या खत्म हो जाएगी। तो कोशिका झिल्ली की बात समझ गए। कोशिका झिल्ली बस इतना समझो कि एक बलून के अंदर पानी भर लो, उस पानी को क्या है बाहर गिरने से रोकेगा, ठीक, बाहर की हवा आएगी तो पानी में नहीं, बाहर डस्ट बहुत सारी उड़ रही है, वो इम्प्योरिटी नहीं आ पाएगी, अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाएगा। जाएगा कौन सा, जिसको परमिट आप करोगे। अंदर क्या आ सकता है, जिसको परमिट आप करोगे, ठीक, तो वही काम है सेल मेम्ब्रेन का। हाँ, अब आता है कोशिका द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म। अब इसको क्या है भाई, क्या मैटर इसका मैटर ये है कि साइटो मतलब सेल, ठीक, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा। अब सेल के अंदर जो प्लाज्मा है वही होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य मतलब पदार्थ। अब कोशिका के अंदर जो पदार्थ है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक। फिर साइटोप्लाज्म की बात करें भाई, साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक होता है, जेली लाइक मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ इनसाइड द सेल्स, ठीक। इसके अंदर क्या है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, जो भी लिक्विड है वो है साइटोप्लाज्म। अब जो कुछ भी अंदर है, सेल ऑर्गेनेल्स हो चाहे न्यूक्लियस हो, जो कुछ भी है सब देखो, ये देखो इधर ये है, ये जितना भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है सब साइटोप्लाज्म। और ये देखो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ठीक। ये जो कुछ भी प्रेजेंट है ये सब किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक मिनट बताता हूं अभी। हाँ, मान लिया कि ये झोला है, ये झोले में 4-5 चीजें हम रख लें और रखने के बाद भाई चले जा रहे हैं, 4-5 मीन्स कटोरियां हमने रख ली, ठीक, चले जा रहे हैं। उसका क्या है, झटके लगेंगे भाई, हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो क्या खन 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 की आवाज होगी। कांच का आइटम होगा तो टूट भी जाएगा, है ना, कोई किसी और चीज का है तो अलग शेप में भी हो जाएगा। अब इसी चीज में कुछ विस्कस चीजों में विस्कस मटेरियल इसमें हम डाल लें, जिसकी विस्कोसिटी मतलब जो है क्या है, ज्यादा हो, और उसके बाद इन सबको उसमें भर दिया जाए, सबको अलग अलग जगह ठूस दिया जाए। हाँ भाई तुम यहाँ रहो, 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 ठीक। उसके बाद आप कहीं भी लेके चले जाओ, कुछ आवाज आने वाली, कुछ टूटने वाली है नहीं। अब आप देखते हो अमेजन से ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, स्नैपडील से ऑर्डर करते हो, जहां से भी ऑर्डर करते हो, वेरियस बहुत सारी साइट्स हैं। कभी कोई डेलिकेट मटेरियल मंगा के देखो, डेलिकेट में बहुत दूर मत जाओ, टूथपेस्ट एक मंगा लो, या लिक्विड में कुछ मंगा लो, या कांच की बोतल में कुछ मंगा लो। आप देखो कितने परत कवरिंग रहती है, क्यों रहती है, ताकि इधर उधर से खड़बड़ा के टूट न जाए। हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो परफेक्ट है। आप दौड़ो, आप रेसलिंग करो, आप किसी को ढिशुम से मारो, मान लिया किसी ने मारा ऐसे, तब पता चला न्यूक्लियस टूट गया, ठीक, ऐसे मारा यहां पे गोल्जी ऑपरेटस टूट गया, ऐसे मारा यहां पे लाइसोसोम टूट गया, ठीक, तो हो सकता है ना। लेकिन इन सब को एक प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखी हुई है, ठीक, मींस शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करते हैं ये। पढ़ा क्या हुआ, उन्होंने अपने में लिया और फिर अपनी जगह पे सेम प्लेस पे आ गए, ठीक। तो साइटोप्लाज्म जरूरी है, बात समझ गए, क्यों जरूरी है वो भी समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो पता लगा कि जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टहलते हुए माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये एक्सीडेंट हो गया। लाइसोसोम सबसे खतरनाक, वो टहलते हुए इधर से आया, ये लड़ गया, इसकी खोपड़ी उससे लड़ गई। वैक्यूल्स आया, वैक्यूल में क्या भरा है, पानी, वहां पे आया, पता लगा पानी पानी हो गया, वो भी बोलेगा सारा तुम मेरे ऊपर पानी डाल दिया, सारा का सारा खत्म हो सकता है ना, प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सब लोग अपनी अपनी जगह पे रहो, डिसिप्लिन मेंटेन हो, इसलिए साइटोप्लाज्म जरूरी है। बात समझ गए, साइटोप्लाज्म का काम क्या है, सारा मेंटेनेंस बना के रखता है वो सबके साथ। अब बात आती है भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। जो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब केंद्रक का मतलब ये नहीं है कि भाई वो सेंटर में रहे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में रहे। अब सपोज करो ये हमारी सेल हो गई, कई बार यहां पे मिल जाता है न्यूक्लियस, कई बार यहां पे भी मिल जाता है। जब न्यूक्लियस सेंटर में होगा तो क्या बोलते हैं, सेंट्रिक न्यूक्लियस, ठीक।
जब सेंटर में नहीं होगा किसी सेल में तो क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक न्यूक्लियस। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जहां न्यूक्लियस ही नहीं होता है, जैसे हमारी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, है ना। खैर, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अब इसको और क्या भाई, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल बोलते हैं। सेल के अंदर का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, मींस अगर ये सेल है तो दिस इज क्या है, न्यूक्लियस, सबसे लार्जेस्ट। जैसे इंसान का, इसका काम क्या है, इसका काम भाई इंसानी शरीर है, सबसे मास्टरपीस क्या है, ब्रेन। मींस इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम सेल कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। ये क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। जितनी भी मास्टर चीजें हैं वो सब इसके अंदर है। मींस समझो किंग, सेल के अंदर अगर सेल को एक राज्य मान लो तो न्यूक्लियस क्या है, किंग, राजा है, जो ये बोलेगा होगा वही। ठीक, बाकी सब इन्होंने बॉडीगार्ड, अभी सबके काम समझाऊंगा मैं एक एक करके। सेल मेम्ब्रेन को लगा दिया भाई चारों तरफ की भाई बाउंड्री पूरी मजबूत, साइटोप्लाज्म में लगा दिया है, देखो किसी को लड़ने मत दो, सबको अपनी अपनी जगह पे क्या है, खड़ा कर दो। तो न्यूक्लियस क्या है, मेन पोजीशन पे, स्फेरिकल टाइप की बॉडी होती है इनसाइड। ठीक, सबको कभी कभी सेंटर में, कभी कभी सेंटर के बाहर भी हो सकता है ना। फिर न्यूक्लियस सराउंडेड बाई, अब न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है भाई, जाहिर सी बात जो राजा है वो भी तो अपने को सिक्योर्ड करके रखेगा, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई वो राजा क्यों है, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली है, उसके पास ऐसी चीजें हैं, तो जो चीजें हैं वो दूसरे के पास ना पहुंच जाए टहलते हुए, उसके पास रहें, उसके लिए भी एक चीज जरूरी है। उसने भी अपने को सिक्योर करके रखा है एक मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियस को जो सिक्योर करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को जो कंट्रोल करके, मींस जो प्रोटेक्ट करके रखेगा, सराउंड करके रखेगा, कवरिंग क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर, भाई जाहिर बात है न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी काफी कुछ है। तो जैसे सेल के अंदर लिक्विड था जो सबको स्टेबल करके रखा था, साइटोप्लाज्म, अब ऐसा ही कुछ लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में भी कई सारी चीजें होती हैं। क्या होती हैं, हम अभी देखते हैं उसको, है। तो वो भी इधर उधर ना हो जाए, वो भी इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए भी उसके अंदर भी लिक्विड की व्यवस्था है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जब कोई चीज सेल के अंदर रहेगी लिक्विड तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, बराबर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया भाई। न्यूक्लियोप्लाज्म का भी वैसे ही काम है जैसे साइटोप्लाज्म का था। अब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अगर एक साथ मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अगर एक साथ मिल जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, जीवन का आधार। अगर यही नहीं होगा तो जीवन का आधार खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा वो भी हम अभी बात करते हैं। अब जो न्यूक्लियस के है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये राइबोसोम की जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो राइबोसोम कहां बनता है, बनता है कहां पे, न्यूक्लियोलस के अंदर। उसकी असेंबलिंग भी होती है न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक, तो न्यूक्लियोलस हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और भाई और क्या है, और देखते हैं। ये देखो न्यूक्लियस ही सीधा देख लो आप। अब देखो भाई ये न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस के बीच में सेंटर पार्ट में क्या है, दिस इज न्यूक्लियोलस, राइट। न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है, राइबोसोम्स वगैरह हैं। राइबोसोम्स क्या है, बायोसिंथेसिस होती है, असेंबलिंग होती है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इधर ये देखो, ये क्रोमैटिन थ्रेड निकले हुए हैं। क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है। ये क्रोमैटिन थ्रेड क्या है, ये है डीएनए स्ट्रक्चर्स। क्या है, रॉड लाइक डीएनए स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम से, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्या करते हैं, जो कैरेक्टर पेरेंट्स में है वो कैरेक्टर्स क्या है, फादर तक, बच्चों तक, ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक, मींस हेरिडिटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स। मींस पेरेंट्स में क्या है, कोई हेरिडिटरी फीचर है तो वो ऑफ स्प्रिंग में क्या करते हैं,
ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कौन? क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी कि डीएनए। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? न्यूक्लियोलस। ये हो गया भाई। अब यहाँ पे देखो क्या है, न्यूक्लियर पोर्स वगैरह है। न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है भाई? जैसे सपोज करो कुछ भी न्यूक्लियस के अंदर की जरूरत है तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू अंदर आएगा, कुछ ज्यादा हो गया है तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो बाहर चलाएगा। मींस न्यूक्लियस के अंदर आने और जाने का रास्ता होता है क्या? न्यूक्लियर पोर। ठीक, फिर बात करते क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। जो शरीर में हमारे ताकत है, जो पावर है, वो किसकी वजह से? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से है। और ये कैसे है, ये बड़ी चीज है भाई। देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज करो जैसे हमको एनर्जी की जरूरत है, तो जो एनर्जी की जरूरत है वो कैसे कहाँ से बनेगी? कैसे भाई? हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ऑक्सीजन हमारे ब्लड में। भाई ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाता है? कहीं तो लेके जाता होगा ना भाई। हम क्यों कहते हैं भाई शुद्ध ऑक्सीजन लो, है ना? शुद्ध लो मीन्स ऑक्सीजनेट, शुद्ध लोगे तो क्या होगा? ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ? किसके लिए ले रहे हैं? ले रहे हैं इन सेल्स के लिए। अब इन सेल्स में कहां पे ले लेंगे? इन सेल के अंदर जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा। किसका? क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। क्रेब्स साइकिल, जहां पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये क्या करते हैं? ये एटीपी सिंथेसाइज करते हैं क्रेब्स साइकिल में। ध्यान दिया होगा कि किसकी बाद में क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस। तो बाद में 38 एटीपी मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्रेब्स साइकिल में देखा होगा आपने ये चीजें। ठीक, तो ये क्रेब्स साइकिल क्या है? ये डबल माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन, ये क्या एटीपी सिंथेसिस करता है। और एटीपी से भाई जो कहते हैं ना ग्लूकोज बन रहा, ग्लूकोज बन रहा। ग्लूकोज कहां से बन रहा है? कहां से आया? ब्लड में ग्लूकोज। भाई हम ग्लूकोज थोड़ी खा रहे हैं, हम तो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो जो लिया हमने, जो एब्जॉर्ब हुआ, कहते ब्लड में आ गया। ब्लड में कौन सा? सीधा ग्लूकोज ले लिया हमने। बात समझे? तो वो क्या है? एटीपी के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके सिंथेसाइज होता है भाई, तभी तो एनर्जी आती है आपके अंदर। अब मान लिया कहीं आप दौड़ रहे हो, हांफने क्यों लगे? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आप माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो कैपेबल है एनर्जी बनाने के लिए, आप उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हो, इसीलिए जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करते हो। चलो और जल्दी हो जाए, और जल्दी हो जाए, और जल्दी हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया तो फुल स्पीड से देते रहो, ऑक्सीजन बनाता रहेगा, एटीपी देते रहो, ऑक्सीजन बनाता रहेगा, एटीपी भागते जाओ, चाहे जितना भागो, बराबर। तो यही एटीपी एनर्जी बनाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मींस पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है ये? पावर हाउस का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लो भाई, ये है माइटो। हाँ, एक खास चीज और, एक भाई हमारे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होता है, उसको डीएनए बोलते हैं। ठीक, जहां पे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, इसमें लेकिन हेरिडिटरी फीचर्स नहीं होते जो ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाए जाए। बट ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, रेप्लिकेट करके रखता है, स्पेशल टाइप का। उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बात समझ गए? दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? और स्टोर करके रखता है किसको? कैल्शियम को। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके इसको रिलीज करता है ना। देखो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर की बात कर लो, डीएनए होता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है मैट्रिक्स बोलते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इसके अंदर भी क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर फोल्डेबल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर फोल्डेबल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ऐसे 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 करके जो लगी हुई होती है, जिससे कि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, तो ये बात हुई ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर बात करते हैं हम किसकी? राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। जॉर्ज ई पैलेडे का नाम आता है, रॉबिन्सन भी नाम आता है, लेकिन पैलेडे ने इसकी जो है क्या है? डिस्कवरी की थी। किसने? राइबोसोम की। अब राइबोसोम देखो, जैसे 8 बनता है, 8 इस तरह का राइबोसोम होता है। ठीक, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट को हम क्या बोलते हैं भाई?
80s बोलते हैं, और छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, छोटी यूनिट को 70s बोलते हैं। ठीक, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो राइबोसोम क्या टाइनी स्ट्रक्चर होता है, अटैच्ड होता है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ध्यान से समझो बात को, सपोज करो जैसे न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी बाहर की सतह पर, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस में राइबोसोम मैन्युफैक्चर होके असेंबलिंग होती है। ठीक, असेंबलिंग होके ये बाहर आता है। कैसे बाहर आता है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने को जब मैंने फिगर दिखाया था, जस्ट सेकेंड, आप फिगर, हाँ ये देखो, ये न्यूक्लियस है भाई आपका, दिस वन इज न्यूक्लियस। अब देखो इसी न्यूक्लियस से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हाँ, अब यहाँ पे न्यूक्लियस के आउटर साइड पे क्या है, ये राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, और जगह जगह राइबोसोम, अभी माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने राइबोसोम देखा, जगह जगह पे राइबोसोम्स जुड़े हुए थे। जो राइबोसोम्स फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे आपको, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं सेल के लिए, ठीक, सेल के लिए। और जो बाउंड होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाउंड होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करके बाहर निकाल देते हैं, बाहर बाकी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के लिए। ठीक, खैर अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये भाई जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। अब ये राइबोसोम्स का काम क्या है, ये बनाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड को असेंबल करने का काम करते हैं। ठीक, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके साइटोप्लाज्म तक स्कैटर्ड रहते हैं। जो छोटा वाला इनका पार्ट होता है उसमें एमआरएनए रहता है, जिसको बोलते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी एमआरएनए। ठीक, और जो बड़ा वाला पार्ट रहता है वो क्या है, लार्जर यूनिट, जिसमें रहता है टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक, दूसरा ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं किसकी, प्रोटीन की। कैसे करते हैं, अमीनो एसिड्स को असेंबल करके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक, ये बात हुई किसकी, राइबोसोम की, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट होता है भाई गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन पेशेंस रखना, इसलिए क्योंकि भाई देखो कोशिका जो है अपने आप में ही सेल बड़ा टॉपिक है, और मैं सोच रहा हूं पहले वीडियो में ही इसको खत्म कर दूं। तो गोल्जी बॉडी की बात करें, इसको कैमिलियो गोल्जी नाम से ही पता चलता है, कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसको पोस्ट ऑफिस या ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी का क्या काम है भाई, अब देखो इधर फिगर में देखो, ये न्यूक्लियस है, ये रेड से न्यूक्लियस है ना, इसी न्यूक्लियस से ये लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी के बाहर रहता है ये गोल्जी ऑपरेटस। इसका काम पहले समझ लो, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना, प्रोटीन जो बनी हुई है उसकी पैकेजिंग करना, लिपिड वेसिकल्स डिलीवरी टारगेटर, ये क्या करते हैं, जो कुछ भी एक्स्ट्रा बना है वो सब, देखो ये सेल के मेम्ब्रेन के बाहर, इधर इधर ध्यान से देखो, ये देखो, ये वैक्यूल बनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बाहर जा रहा है। बाहर मेम्ब्रेन के बाहर तक जाने का जो रास्ता बनता है वो गोल्जी बॉडी लेके जाती है। मींस कुछ भी मेम्ब्रेन के बाहर करना है तो ये समझ लो कि ये एलओसी पे ये खड़े हुए हैं, बाहर कुछ जाना है तो बिना इनकी मदद के नहीं जा सकता है, इन्हीं के थ्रू जाएगा। ठीक, दूसरी चीज ये कि अब जैसे पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरी बॉडी में राइबोसोम्स है, हर सेल में राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ भी है। अब हम दौड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक, दौड़ रहे हैं, दौड़ने के समय हमारे पैरों को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमारे पैरों को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो कहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि जो सेल्स हैं वो अपना काम करेंगी, वो अपना काम कर रही हैं। ठीक, अब उस वक्त पे क्या है, खाली पैर दौड़ रहे हैं, खाली पैर के लिए एनर्जी, पैर की सेल्स काम करें, बाकी सब मस्ती मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अब सारे शरीर की एनर्जी जितनी भी चाहिए पैर को वो दे दी जाती है। वो कौन देता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके पास है, हमारा गोल्जी बॉडी के पास है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो एनर्जी, जो ग्लूकोज बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो एटीपी सिंथेसाइज हो रही, जो एनर्जी बन रही है, उसको लेगा माइटोकॉन्ड्रिया से और सेल के बाहर छोड़ देगा और पहुंचा देगा कहां पे, हमारे पैरों तक। ठीक, ये बात हो गई। फिर हाथों की जो एनर्जी बन रही है, पैरों की एनर्जी बन रही है, इधर एनर्जी बन रही, जहां की एनर्जी बनी उस एनर्जी को जहां जरूरत है वहां पे पहुंचाने का काम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके पास है, गोल्जी ऑपरेटस का काम है। बात समझे, जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन बन रही है हमारी सेल्स के अंदर, उसको बाहर पहुंचाने का काम किसका है, गोल्जी ऑपरेटस। मींस ट्रांसपोर्ट सिस्टम संभालता बहुत जरूरी है।
ठीक, नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। अगर अपनी बॉडी से बोन सिस्टम आप हटा दो तो क्या पिचक जाओगे। चेहरे पे ये जो स्किन लगी है, अगर अंदर की बोन हटा दो तो चपटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर नहीं होगा तो जो सेल है, जो शेप लिए है सेल, वो पिचक जाएगी। मीन्स स्केलेटल सिस्टम का काम करता है कौन? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ लोग बोलते हैं भाई दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। लेकिन बट ऐसा नहीं है, कुछ मिथ होते हैं। सपोज करो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके दो साइड होते हैं। जिस साइड पे ये देखो, जिस साइड पे राइबोसोम्स, ये डॉट डॉट क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। इधर क्या है, प्लेन है। तो जिधर प्लेन होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिधर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिधर राइबोसोम्स है तो राइबोसोम का क्या काम है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। जिधर कोई राइबोसोम्स नहीं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये किसका काम करते हैं, लिपिड का या फैट का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड, फास्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्टेरॉइड्स। बात समझ गया कि नहीं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले तो बहुत मेजर रोल अदा करते हैं, और ये न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ होता है। ठीक, न्यूक्लियस से सटक के लगा हुआ होता है। बाकी का काम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम आ जाते हैं। तो बात समझ गए? तो दो नहीं होते, रफ और स्मूथ नहीं होते, एक ही होते हैं। उसके दो फेज होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और दूसरा फेज क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ गए किसको क्या बोलते हैं? एक दो बार वीडियो देखना समझ जाओगे। ठीक, तो ये वही फिगर हुआ, मैंने दिखाया कैसे कि भाई देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटीन वोटीन एनर्जी जो बनी, ये देखो गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस क्या करेगा, इधर ये देखो साइड से इसके बाहर कर देगा। प्रोटीन देखो बाहर आ गई कि नहीं आ गई, ये प्रोटीन देखो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ गई। फिर बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का डी दवे जो है साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। अब जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसने एक बॉडीगार्ड या सेनापति नियुक्त करके रखा है, या जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर, जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है। तो लाइसोसोम को उसने क्लास मॉनिटर बना दिया कि भाई तुम देख लो। अब ये क्या है भाई, थोड़ा सा बाउंसर नहीं होता जैसे होटल्स में, जो बदमाशी करता है लाइसोसोम जो है उसको दो झापड़ मार देता है। जैसे इसके अंदर, अच्छा इससे सब लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसके ऊपर गिरा देगा वो मर जाएगा, जिसके ऊपर गिरा देगा वो मर जाएगा। ठीक, तो क्या करता है भाई, ये देखता रहता है चारों तरफ घूम के, सेल के अंदर टहल टहल के देखेगा, हाँ भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गड़बड़ काम कर रहा है। फिर देखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़िया काम नहीं कर रहा है, लो भाई दो बूंद जिंदगी के डाल दिया, खत्म, मर गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम बढ़िया कर रहा है, ये दो बूंद डाल दिया, खत्म। फिर चला वैक्यूल्स नहीं बढ़िया काम कर रहा है, दो बूंद डाल दिया, खत्म। मीन्स बदमाश टाइप का होता है। तो पहली चीज तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब अगर कुछ केस में ऐसा आता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जितने हैं सब स्ट्राइक कर दिए कि भाई हम कोई काम नहीं करेंगे, ढंग से नहीं करेंगे, तो इसको लग गई गुस्सा, थोड़ा सनकी टाइप का होता है, और ये क्या पूरा पेट फाड़ देता है। मीन्स अंदर जितना भी जहर है, जितना भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो खुद भी मरेगा और पूरी पूरी सेल को भी मार देगा। इसकी इसी हैबिट की वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसको सेल डेथ, सुसाइडल सेल्स या एपोप्टोसिस बोलते हैं। मीन्स इतना गुस्सा कि अपना पेट फाड़ के सारा का सारा एंजाइम बाहर निकाल देगा, ना खुद ना रहेंगे हम और ना छोड़ेंगे तुमको। मतलब पूरी सेल भी खत्म कर देगा और खुद को भी खत्म कर लेगा, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। बात समझ गया कि नहीं? दूसरा एक काम और, क्लीनिंग सिस्टम का काम यही करता है। किसका? क्लीनिंग सिस्टम का। बैक मीन्स सेल के अंदर कोई चीज अगर खराब हो जाती है तो उसको मार देता है, मार के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, चलो हटो तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब किसी और को काम देते हैं। तो ये काम किसका होता है? लाइसोसोम का। बात समझ गए? डाइजेशन में बड़ा हेल्प करता है। हाँ, आरबीसी एक ऐसी सेल्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। यही एक वजह है कि मरने के बाद उसको खत्म नहीं करता, वो ब्लड में ही रहता है, ब्लड से जाने के बाद फिर स्प्लीन में चला जाता है। ठीक, बाकी सब क्या है, मरने के बाद माइक्रो, जैसे सपोज करो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को मार दिया, चलो भाई जितना भी खराब चीज वो वहां सड़ेगा नहीं, उसको बाहर कर देगा, चलो भाई वैक्यूल्स के थ्रू बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर जाओ और एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर चले जाओ, सेल डेथ होती ना। और फिर बाद में क्या, कभी कभी जब काम कोई नहीं करेगा तो वो सबको मार देता है खुद ही।
फिर बात करते हैं वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल्स क्या है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वैक्यूल्स का। हम सपोज करो 1 लीटर पानी पी गए, तो क्या पानी पेट में रहता है? कहते पेट पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हुआ तो क्या एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा? भाई ब्लड तो 4 से 5 लीटर रहता है। अब क्या 1 लीटर पानी पी गए तो ब्लड में अगर एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम क्या 6 लीटर हो जाएगा? कोई 2 लीटर पानी पी गया तो क्या 7 लीटर हो जाएगा? या बाकी पेट में भरा रहेगा? कितना यूरिन से निकाल देते हो? ये पानी कहाँ जाता है? ये पानी स्टोर होके, भाई हमने अभी पी लिया तो सब पेट में रहेगा। जब जरूरत होगा भाई इस सेल को तब ये ले लो, इस सेल को ये ले लो पानी, इसको जरूरत है ये ले लो पानी, ऐसा तो होता नहीं। पानी जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड, भाई जाहिर है ब्लड से जाता है और कहाँ जाता है? सेल्स के पास। सेल के पास क्या है, वो सब भी अपना बाल्टी भर के रखते हैं। सेल्स भी अपने भाई टंकी भर के रखते हैं कि बार बार मांगना ना पड़े। भाई हमको खाना बनाना है तो क्या करेंगे, पहले मोटर चलाएंगे जाके ना, हमारे पास बाल्टी भरी रखी है, हम उसी से एक डब्बा लेंगे, काम चला लेंगे। उसको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ध्यान से ये देखो, ये क्या है? ये पानी के पैकेट्स होते हैं जो सेल्स में होते हैं। सेल्स अपने मतलब के लिए अपने मतलब की सारी चीज अंदर ही रखता है। कभी भी उसको किसी चीज की जरूरत है, अब पानी की जरूरत है, वैक्यूल्स फोड़ेगा, पानी ले लेगा, काम हो जाएगा उसका। बात समझे कि नहीं समझे? जिससे कि किसी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो पाए। मींस जो पानी जाता है कहां? सेल्स में, वैक्यूल्स में सेफ रहता है, वैक्यूल्स के अंदर रहता है। तो ये काम किसका होता है? वैक्यूल्स का। ठीक, इतनी चीज समझ में आएगी नहीं? तो ये भाई फिर बात करते हैं भाई सेंट्रोसोम की। किसकी? सेंट्रोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो भाई ये सेल है, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। ये यहां पे सेल न्यूक्लियस के पास क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। ठीक, कहीं कहीं किसी किसी स्ट्रक्चर में सेंट्रियोल्स भी रहते हैं, है ना। तो सेंट्रोसोम क्या है भाई? ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो सेल डिवीजन का काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना जीवन में कुछ नहीं, मतलब सेंट्रोसोम नहीं तो कुछ नहीं, है ना। वही मतलब सेल डिवीजन जो होता है, एक सेल से 2 सेल बनती है, वो किसकी वजह से? सेंट्रोसोम की वजह से। नहीं समझे? सेंट्रोसोम जो होता है सेल का, ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। एक पार्ट से 2 पार्ट बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स बनती हैं। मींस सेंट्रोसोम के बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे जो न्यूरॉन्स हमारे होते हैं, जो ब्रेन के अंदर सेल्स होती हैं, उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। यही एक वजह है, उनमें सेल डिवीजन नहीं होता। मींस वहां की मेमोरी अगर चली गई, कोई आया पीछे से उसने मार दिया, मींस हॉकी मार दी, डंडा मार दिया, लोहा मार दिया, अगर याददाश्त चली गई तो क्या हुआ? अगर सेल्स डैमेज हैं, हो सकता है दवाओं से रिकवरी हो जाए, बट विभाजन होकर नई सेल्स नहीं बनेगी। यहां पे क्या है? घाव लगा के कोई लेके चला जाए, 4 दिन बाद दूसरा बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो वही सारी चीज होती। तो कुल मिलाकर सेल डिवीजन सेंट्रोसोम की वजह से होता है। अब कहोगे कि भाई ब्रेन में जब ये नहीं होता है, और हां अगर सेंट्रोसोम पागल हो जाए, सेंट्रोसोम कहीं का पागल हो जाए, किसी सेल के आसपास का किसी ऑर्गन का पगला जाए, साइको बीमारी हो जाए किसी भी वजह से, चाहे तुम दारू ज्यादा पीते हो, चाहे स्मोकिंग ज्यादा करते हो, जिस वजह से भी उसको बुरा लग जाए, तो वो क्या करता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या है? यही तो कैंसर है। मींस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल। सेंट्रोसोम को कंट्रोल में कर लोगे, कैंसर जीवन में नहीं होगा। और ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो 80% 90% सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो फिर बात आती है ब्रेन कैंसर कहां से हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर कहां से हो जाता है? तो वहां पे ग्लियल सेल्स होती हैं 10%। ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, वहां पे वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो सेंट्रोसोम हुआ ना सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है इनका अपना इंपॉर्टेंट है। तो यही सारे सेल ऑर्गेनेल्स से सारी बातें मैंने बता दी। कुछ और पढ़ना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जोड़िए, धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टिश्यू टॉपिक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा, कौन सा? टिश्यू का बनाऊंगा। और कोई समस्या हो, पढ़ने में कोई समस्या हो